Hello students, welcome to my YouTube channel. This video will be in Hindi language and topic is which exam center is best to get good scores in PTE and which template is best to score 90 out of 90 in PTE. दो कॉमन क्वेश्चंस, वैसे मैं बनाने को तो अलग भी वीडियो बना सकता था, दो वीडियोस अलग बना सकता था, लेकिन ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं, इसलिए मैंने सोचा एक ही वीडियो में आपको समझाऊं। सबसे पहला प्रॉब्लम जो बच्चों को लग रहा है कि एग्जाम सेंटर जो है वो कौन सा बेस्ट रहेगा अच्छा स्कोर्स लेने के लिए, टेम्पलेट कौन सा हमारे को अच्छा रहेगा अच्छा स्कोर लेने के लिए, दोनों में प्रॉब्लम है। वन बाय वन करके मैं डिस्कस करूंगा और देखते हैं क्या ये मिथ है कि वाकई में इसके अंदर कुछ सच्चाई है, ताकि जो हमारे को पता लगे बाकी स्टूडेंट्स को कि हाँ भाई हमें उस एग्ज़ाम सेंटर की तरफ जाना चाहिए या हमें ये वाला टेम्पलेट इस्तेमाल करना चाहिए। जस्ट वन स्टोरी, मेरा एक स्टूडेंट है ऑस्ट्रेलिया में, एक इंडिया में, एक दुबई में, अलग अलग जगह के ऊपर हम कोचिंग देते हैं, एक न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितने स्टूडेंट हैं, एक इंडिया के अंदर मान लीजिए कोई सेंटर है जलंधर के अंदर, जहाँ पर मैं रहता था पहले, अभी मेरा घर वहीं पर है, एक पियर्सन वालों का है, एक टच स्टोन है, ये दो सेंटर है। ओके, अब एक बच्चा मेरे पास आया कोचिंग लेने से पहले, उसके 60 आए, लेकिन उसकी जो रिक्वायरमेंट थी जो आए उसके 65 ईच की, 60 आए, 65 ईच की रिक्वायरमेंट थी। मेरे से कोचिंग लेने आया, मुझे कहता कि कहां पर एग्जाम दूं। मैंने उससे पूछा कि क्या तेरे को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं आई जहां पर तूने पहले एग्जाम दिया था। कहता नहीं। ठीक है, और किसी भी तरह का इशू तो नहीं आया जो रूल्स में है पीटी के, जैसे कि डिस्टर्बेंस होगी या बंदे ज्यादा होंगे, वो बात अलग है। ठीक है, लेकिन मैं वैसे उससे पूछ रहा था कि क्या टेक्निकल इशू तो नहीं आया। कहता नहीं। कहता मेरे नंबर नहीं आए, मैंने ना यहां पर एग्जाम नहीं देना। उसने यहां पर एग्जाम भर दिया, उसके मन में आ गया भाई टच स्टोन के अंदर, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, वैसे किसी के खिलाफ नहीं हूं, एग्जाम्पल, क्योंकि मुझे यही दो सेंटर पता है क्योंकि मैं जलंधर से बिलोंग करता हूं, इसलिए। तो उसने एग्जाम दिया, यहां पर भी नंबर नहीं आए, अब क्या करें। अब वो सोचेगा कि मैं किसी और सिटी में एग्जाम दूं। ये हमारा वहम है, बहुत बड़ा वहम, कि एग्जाम सेंटर के अंदर हमारा कोई दिक्कत है, पीटी ये चाहता है कि हम बच्चों के पैसे खराब करवाएं। ऐसा नहीं है गाइस, हम अपनी गलतियों को ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। कभी आपने ये सोचा कि गलती मेरे से भी हो सकती है। बच्चे तो ये कहेंगे कि मैं तो वैसा का वैसा लिख कर आया हूं जैसा मुझे मेरे टीचर ने दिया था। ऐसा नहीं है। मॉक टेस्ट में मेरे इतने अच्छे स्कोर आ गए हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, जानबूझकर कर रहे हैं? नहीं। फिर बच्चा दोबारा टच स्टोन गया, मेरे कहने के ऊपर उसके 65 ईच आ गए। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमारी सोच अगर हमारे को रोक रही है तो वाकई वहां पर दिक्कत है। अगर टेक्निकल इश्यू नहीं आता तो मैं फिर यहां पर मेंशन करूंगा, कोई भी एग्जाम सेंटर चूज कर लो, डजंट मैटर। अब जो मेरे ऑस्ट्रेलिया से कोचिंग ले रहे हैं उसको मैं ये थोड़ा कहता हूं कि भाई इंडिया जाके पेपर दे, जो दुबई से कोचिंग ले रहे हैं उसको ये थोड़ा कहता हूं भाई ऑस्ट्रेलिया आकर पेपर दे, न्यूजीलैंड से जो कोचिंग ले रहे हैं उसको ये थोड़ा कहता हूं कि तू इंडिया जा, वहां पर अच्छा स्कोर आता है फिर पेपर दे। नहीं, अगर टेक्निकल इशू नहीं आता है तो सारे एग्जाम सेंटर जो हैं वो अच्छे हैं। पहली बात तो ये। प्रॉब्लम कुछ और हो सकती है, जैसे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है, ये तो क्लियर हो गया आपके माइंड से कि भाई एग्जाम सेंटर जो है वो
सही होते हैं सारे अगर टेक्निकल इशू ना आए। मैं फिर दोबारा कहता रहूँगा, एग्ज़ाम सेंटर कोई भी हो अच्छे होते हैं टेक्निकल इशू अगर नहीं आया। ओके, अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है हमारे पास, टेम्पलेट्स जो हैं क्या वो सही हैं या नहीं। ठीक है, दूसरी बात, हम कौन कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं, कर भी रहे हैं या नहीं, कोई मिस तो नहीं हो गया हमारे से पॉइंट, हाँ या ना। जब आप एग्जाम देख के आए हो ना तो ये सारी चीजों का ध्यान में रखो, कोई चीज मिस तो नहीं हो गई टाइम की वजह से। ठीक है, मतलब टाइम मैनेजमेंट हो गया था आपसे कि नहीं। तुक्के तो नहीं लगाए, जैसे रिपीट सेंटेंस के केस में 10 आए हैं, 10 में से 2-3 अच्छे बोले गए या 50% से कम बोले गए, बाकी तो हमने बस वैसे ही हवा में उठ गया। वो हुआ कि नहीं हुआ, रीडिंग आपको प्रॉपर वे के साथ समझ आई है कि नहीं आई, राइट फ्रॉम रिलेशन मिस हुए हैं कि नहीं हुए। जब बच्चे का स्कोर नहीं आता है ना, देखो मेरे भी स्टूडेंट ऐसे हैं, जरूरी नहीं होता कि उनका पहली बारी में आ जाए, कोई कोई बता देता है, कोई नहीं बताता। मैं हूं ट्रांसपेरेंट पर्सन, 100% रिजल्ट किसी का नहीं आता है। कई बच्चे ज़्यादा लो लेवल के होते हैं या कई बच्चे नर्वस हो जाते हैं रियल एग्जाम में, तब कुछ भी रीज़न हो जाता है, हो सकता है कि पेपर आपका पास ना हो। अब मेरे से जो बच्चा कोचिंग करता है वो भी जरूरी नहीं है कि पास हो, वो भी रह सकता है, क्योंकि टीचर ने तो आपके ऊपर मेहनत करनी है। रियल एग्जाम में तो आपने परफॉर्म करना है ना। अगर उस टाइम के ऊपर आप नर्वस हो गए, टेक्निकल इशू आ गया, तो वो टेक्निकल इशू तो आपकी भी गलती नहीं है, इसके अलावा कोई रीज़न आ गया, टाइम मैनेज नहीं हुआ और ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता चल रही, मिस्टेक हो गई काफ़ी सारी, टाइम ही नहीं मिला, प्रूफ रीडिंग के लिए टाइम नहीं मिला राइटिंग के केस में, तो गलती किसकी है भाई? टीचर की तो गलती नहीं हो सकती है ना, क्योंकि उसने तो आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पहले बताए थे। टाइम मैनेज करना है। आज मेरे को एक स्टूडेंट का फ़ोन आया, मेरे से राइटिंग का जो है 200 वर्ड्स लिख ही नहीं पाया, टाइपिंग। जब मैंने उसको कहा कि क्यों नहीं लिख पाया, मेरे को लाइनें भूल गई। अब ये गलती टीचर की थोड़ा, टीचर ने तो टेम्पलेट दे दिया, हमने टेम्पलेट दे दिया, अब आप भूल जाओगे तो वो हमारी गलती थोड़ा। तो ये सारी गलतियां हो रही हैं। ये वीडियो इसीलिए बना रहा हूं ताकि आप लोगों को पता चले, आप रियल एग्जाम में गलतियां ना करो, राइट। तो ये सारी गलतियों के ऊपर फोकस करो, देखो कि आपने कौन कौन से किए हैं, और इसके अलावा जिसके ऊपर टेम्पलेट अच्छा है, ओके, इसके ऊपर टिक कर दो, मिस्टेक की है खुद अपने आप से पूछो कि मैंने क्या किया है। क्योंकि आप तो कहोगे कि भाई जैसा सर हमने आपने हमारे को दिया था वैसा ही तो हमने किया है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आपके भी 90 आउट ऑफ 90 आते। अब इसी पॉइंट को मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। अब आती है बारी टेम्पलेट्स की। टेम्पलेट कौन सा अच्छा है? आज मेरा एक स्टूडेंट है, मेरे को आज स्टूडेंट ने मैसेज पता क्या किया कि सर उसकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, काफ़ी गैप है, मैंने उसको टेम्पलेट दे दिया, ये टेम्पलेट याद कर। हम ना कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, अपने टीचर अपने गुरु को भूलते हुए उसको भूल जाते हैं जो वो कहता है और दूसरा करने लग जाते हैं। ठीक है, मैंने टेम्पलेट दिया समराइज स्पोकन टेक्स्ट का, कहता सर मेरे को मुश्किल लग रहा है, हालांकि वो इजी था, मैंने उसको इजी बना के दे दिया, वो समझ गया। अब ऐसे मैं कहता कि मेरा ना एक फ्रेंड है, उसके 90 आउट ऑफ 90 आए हैं, उसने मुझे ये टेम्पलेट दिया। मैंने कहा टेम्पलेट कर ले तो कोई भी यूज़ कर ले, उसने मुझे दिखाया। क्योंकि हम जब बच्चे को कोचिंग देते हैं ना, हम टेम्पलेट के ऊपर फोकस नहीं करते हैं ज़्यादा, हम बच्चे को ही एनहेंस करने के ऊपर फोकस करते हैं। टेम्पलेट आप कोई भी यूज़ करो, डजंट मैटर फॉर मी, यू कैन गेट ईजिली 90 आउट ऑफ 90। बट एक प्रॉब्लम क्या बच्चों को आती है, उसको यूज़ कैसे करना है। उसने कहते नकल भी है ना, वो भी अकल से मारी जाती है। मेरे को बात याद आ गई, मैं जब कॉलेज में था, मैंने एमसीए की हुई है वैसे, मेरे पीछे कोई बैठता था, ठीक है, एग्जाम टाइम के ऊपर, वो ठीक ठाक था। कभी कभार आपको पता है कि देख लेता बंदा, है ना, हेल्प कर देते हैं थोड़ी बहुत।
तो वैसे गलत बात है, चीटिंग नहीं करनी चाहिए, ना ही करवानी चाहिए। मेरी उसके साथ लड़ाई हो गई मेरी लड़ाई हो गई एक बारी, और पिछले वाले बंदे के नंबर ही नहीं आए, फेल हो गया। मतलब वैसे ही, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूं। तो ऐसा ही होता है कि नकल भी अकल से मारी जाती है। जब आप टेम्पलेट का इस्तेमाल करते हो, उस बंदे ने क्या किया, टेम्पलेट तो ले लिया, लेकिन समराइज स्पोकन टेक्स्ट के अंदर जो टेम्पलेट था वो सही लिख लिया। जब खुद लाइंस बना के लिखने लगा, बन ही नहीं रही थी, बना ही नहीं पाया, 1000 गलतियां निकल आई। एक एग्जांपल ले लेते हैं समराइज स्पोकन टेक्स्ट की। अगर मैं बात करूं टेम्पलेट कौन कौन से टॉपिक में हम यूज कर सकते हैं, जो टेम्पलेट्स का यूज है वो हम एक तो डिस्क्राइबर इमेज में कर सकते हैं, स्पीकिंग के केस में, रीटा लेक्चर हो गया स्पीकिंग के केस में, ऐसे राइटिंग हो गया राइटिंग के केस में, समराइज स्पोकन टेक्स्ट लिसनिंग के केस में। ये 4 सेक्शंस हैं जिसके अंदर हम टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। अब अच्छा स्कोर नहीं आ रहा तो इसमें टेम्पलेट की गलती थोड़ा है। अगर मैं बात करूं राइटिंग की, सिर्फ राइटिंग की, राइटिंग के 90 स्कोर्स हैं। जो ऐसे राइटिंग है वो 15 मार्क्स का है, बाकी कहां से आएंगे, 75 मार्क्स कहां से आएंगे। बाकी जो टॉपिक्स हैं जिसके अंदर समराइज रिटन टेक्स्ट आता है, रीडिंग और राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं उसमें, रीडिंग में समराइज स्पोकन टेक्स्ट हो गया, लिसनिंग के फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, और राइट फ्रॉम डिक्टेशन हो गया। अब जब बच्चा कोई गलती करता है या राइटिंग में स्कोर नहीं आते हैं तो वो ये कहता है कि हमारे टेम्पलेट में गलती है, हमारे टेम्पलेट में गलती है। ऐसा नहीं है। टेम्पलेट की बजाय आप इसमें देखो क्या आपने इसमें सही किया, ओके। रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक जो कि एक प्रैक्टिस बेस्ड के ऊपर ही है, जितनी करो उतनी कम है। समराइज स्पोकन टेक्स्ट में जो आपको लाइंस बनाई हैं आपने वो सही लिखी हैं, ओके। फिल इन द ब्लैंक्स लिसनिंग के अंदर कोई चीज मिस तो नहीं हुई, अगर आपने लिखी है उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हुए, ओके। राइट फ्रॉम डिक्टेशन के अगर 3 आए हैं सेंटेंस, आपने कितने % लिखा है, 50% लिखा है या नहीं लिखा, वो डिपेंड करता है। सो टेम्पलेट का भी इश्यू नहीं होता, इश्यू होता है कि आप उसको यूज कैसे कर रहे हो। अगर मैं मान लो ऐसे राइटिंग के केस में अगर तो आप 20 मिनट्स में लिख ही नहीं पा रहे हो, वो गलती आपकी है, बिकॉज आपने प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है ना, आपने प्रैक्टिस ही नहीं की। उसके बाद क्या करना है कि समराइज स्पोकन टेक्स्ट के केस में, समराइज स्पोकन टेक्स्ट के केस में लाइंस बनाने नहीं आ रही, वो कैसे चेक करोगे। मैंने एक वेबसाइट के ऊपर बच्चे ने किया था जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, उसने एक वेबसाइट के ऊपर मुझे स्नैपशॉट भेजी, उसके अंदर फर्दर मोर के स्पेलिंग जो थे ना, फर्दर मोर के स्पेलिंग क्या होते हैं, ये, ठीक है, उसने लिखे थे ये FUR मिसिंग था, और सबमिट किया हुआ था 7 आउट ऑफ 7 दिए हुए थे। मैं वेबसाइट का नेम नहीं लूंगा, उस वेबसाइट में 7 आउट ऑफ 7 दिए हुए थे। जब उसने मुझे, मैं बच्चे का खुद चेक करता हूं, हम बच्चे का खुद चेक करते हैं, उसको कहते हैं भाई राइटिंग तू हमें भेज, क्योंकि हमें किसी वेबसाइट के ऊपर बिलीव ही नहीं है। मेरी वेबसाइट भी है फिर भी मैं खुद चेक करता हूं। यही तो बेनिफिट होता है टीचर का, कोचिंग लेने का, ठीक है, हम तो चेक करते हैं भाई। तो उसको मैंने कहा भाई ये गलत है, उसने कहा कि हाँ सर ये तो मैंने देखा ही नहीं, और मेरे 7 आउट ऑफ 7 आ गए। और आप लोग भी यही गलती कर रहे हैं, वेबसाइट के ऊपर, किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर, या वो आपको एक तरह का मटेरियल, मैं ये नहीं कहता वेबसाइट के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, करो, लेकिन टीचर के साथ भी कांटेक्ट में रहो जो आपकी गलतियां निकालेगा। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखिए। अगर आपको समझ लग गया है, आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर बाकी देखिए टॉपिक्स, ठीक है, और हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन कोचिंग के लिए। बिकॉज अगर आप बार बार पेपर देते जाओगे, टाइम और पैसा वेस्ट हो रहा है आपका, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छी कोचिंग लेकर पेपर दो, पेपर निकाल दो, और आप भी पास हो जाओ जैसे हमारे बाकी स्टूडेंट पास हो रहे हैं। बैच क्लासेस हैं, 1-to-1 क्लासेस हैं, दुनिया के किसी कोने में से मुझे देख रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तीनों लैंग्वेजेस में हम कोचिंग देते हैं। मेरे समझाने का तरीका अगर आपको समझ आ रहा है, मतलब आप हमारे से
समझ सकते हैं। यस, ज़्यादा आवर्स लगाने से ज़्यादा नंबर नहीं आते, हमारे पास फास्ट ट्रैक कोर्सेज भी हैं अगर आपकी कैपेबिलिटी है। हम बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग उसको कोचिंग देते हैं। 3 वीक्स की कोचिंग होती है हमारी, दैट्स इट। बाकी डिपेंड करता है, कई बच्चों को हम 1 वीक के अंदर भी रेडी कर देते हैं, 2 वीक्स के अंदर कर देते हैं, डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। अगर आपको कोचिंग चाहिए तो सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। बेस्ट ऑफ लक।